यू। कल जीएसटीपी के प्राइमरी सेक्टर पे बात हुई, तो एक छोटा सा ब्रीफ लेकर के कि जीएसटीपी क्या होता है। हमारी विद इन अ बाउंड्री, विद इन अ ईयर, विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, विद इन अ बाउंड्री जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। उसी के बेसिस पे हमारा जीएसटीपी आकलित होता है। तो हमारी इकोनॉमी जो है वो 3 सेक्टर्स में ऑलरेडी हमारे रिसोर्स पर्सन बता चुके हैं। 3 सेक्टर में डिवाइड की गई है इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। सो प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट है। कल एग्रीकल्चर एंड एलाइड और माइनिंग सेक्टर में डिवाइड किया गया है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर एंड एलाइड का सब सेक्टर है लाइव स्टॉक सेक्टर, जिस पे मैं बात करूंगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता कर सकते हैं, जिनका इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम मेजर करते हैं। जहाँ पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमारा प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे नॉन मार्केट एक्टिविटी भी हमारे प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। अब आप, क्योंकि एक होती है मार्केट एक्टिविटी, एक होती है नॉन मार्केट एक्टिविटी। करते हैं, जैसे भैंस को पाल रखे हैं, दूध का कंजप्शन आप स्वयं कर रहे हैं, लेकिन वो भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होगा। लेकिन कहीं कल को आप दूध से अपने का पार्ट होगा, लेकिन अपने लिए बना करके खाएंगे तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं होगा। ऐसे ही मैं इकोनॉमिक मतलब मार्केट, जैसे बेगर्स होते हैं, भिखारी, क्या भिखारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है? जीडीपी के एस्टिमेशन में आते हैं, क्योंकि बहुत सारे हम लोग सुनते नहीं है कि मुंबई के इस भिखारी के पास इतने फ्लैट हैं। क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है? नहीं है, क्योंकि उसका इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन अभी तक है नहीं कि वो किस में जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है इकोनॉमी में। तो अब इस पे ज़्यादा चर्चा ना करते हुए कि यहाँ पे हम इसलिए बताना चाह रहे थे कि अगर अपने में खुद भैंस का पालन कर रहे हैं, खुद के लिए वो मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो वो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होगा, जो जीएसटीपी के कैलकुलेशन में होगा। तो हम आगे चलते हैं। इस लाइव स्टॉक सेक्टर में हम कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी कवरअप करते हैं। तो हमारे प्रेजेंटेशन के 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक ओवरव्यू देंगे एंड मेथोडोलॉजी अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, एंड गुड प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं जो दूसरे स्टेट हमसे बेटर कर रहे हैं, अभी हम वहाँ तक हमारी ग्रोथ उतनी नहीं है, क्या कारण है जिससे कि हम इतना पीछे हैं, और कौन से की टेक अवेज हैं जिनको हम इनिशिएट कर सकते हैं। तो हाँ, एक ये ओवरव्यू में कि ये एक 17-18 से मैंने एक ट्रेंड बताया है कि किस तरीके से ओवरऑल जीएसवीए में क्या कंट्रीब्यूशन रहा। 0.98 लाख करोड़ हमारा 17-18 में जीएसवीए था लाइव स्टॉक सेक्टर का, जिसका जो टोटल स्टेट के जीएसवीए में हमारा कंट्रीब्यूशन 7.4 का कर रहा था, जो अभी बढ़ करके हमारा 1.31 लाख करोड़ हो गया है इसका वैल्यू एडिशन इस सेक्टर का, और 6.4 का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल इकोनॉमी में कर रहा है। ये हमारे रिवाइज्ड एडवांस एस्टीमेट 2022-23 के एस्टिमेशन का आंकड़ा है। तो ये मैंने एक ओवरव्यू दिया कि इस तरीके से अब आप इस सेक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओवरऑल जीएसवीए में 6.4 का कंट्रीब्यूशन है। तो हमें रियल कैप्चरिंग करनी है कि किस तरीके से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे डेटा में कोई कमी आ रही हो कि हम पूरा अच्छे से कैप्चर ना कर रहे हो, क्योंकि मोस्ट पॉपुलस स्टेट होने के कारण हमारा जो लाइव स्टॉक भी उसका भी कंट्रीब्यूशन अच्छा ही होना चाहिए, और इतने लोग हैं, इतना कंजप्शन हो रहा है, तो वो इकोनॉमी में भी दिखना चाहिए। तो हमारी 4 मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कवरअप करते हैं हम लोग। मिल्क प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन ऑफ रॉ हाइड्स, स्किन, एग्स, डंक, रॉ वूल, हनी एंड सिल्क, ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल पोल्ट्री।
तो इस तरीके से यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगी कि जैसे अभी मैंने बताया आपको कि GSVA में 6.4 का कंट्रीब्यूशन है, और लाइव स्टॉक में जो हमारे 4 इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, आपका मिल्क, मीट एंड मतलब रॉ, हाइट्स, ब्रीडिंग एंड रेयरिंग, इनमें से मतलब जब कंट्रीब्यूशन इनका देखा गया तो मिल्क का 84% कंट्रीब्यूशन लाइव स्टॉक सेक्टर में है। तो हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं? कल जैसे चौहान सर ने आपको बताया था कि बेसिकली हमारा प्राइमरी सेक्टर में हम प्रोडक्शन अप्रोच से ही चलते हैं। हम पहले GVA निकालने के लिए हमें GVO निकालना होता है, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट। तो ग्रॉस वैल्यू आउटपुट को हम कैसे निकालते हैं? करंट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्शन का मतलब पशुजन्य उत्पाद, मतलब भैंस का मिल्क कितना हो रहा है, उनके द्वारा जो पदार्थ उत्पादित होते हैं उनके उत्पादों के बेस पे ये आकलित किया जाता है। तो करंट ईयर टोटल प्रोडक्शन क्या रहा और करंट ईयर के प्राइसेज क्या थे, उससे हमारा GVO निकल आता है। अब GVO में इनपुट कॉस्ट आती है। अब इस प्रोडक्शन में हमारे आइटम क्या क्या, हम आइटम क्या क्या लेते हैं? तो 1 to 7 ये आइटम लिए जाते हैं। मिल्क ग्रुप में हम कैटल, बफेलो एंड गोट को मिल्क ग्रुप में लेते हैं, और मीट ग्रुप में ये हमारे पोल्ट्री मीट, मीट प्रोडक्ट्स, मीट बाई प्रोडक्ट्स, ये डिफाइन किया गया है। बहुत सारे हर एक चीज को किया जाता है, और कुछ स्टडी के बेस पे उनका कैलकुलेशन है कि मतलब जैसे बाई प्रोडक्ट्स है तो एक स्टडी की गई, उसके बेसिस पे वो डिफाइन किया जाता है, तो उसी स्टडी के बेस पे अभी चल रहा है। एक का है इसी तरीके से ऊल है, डंक है, सिल्क है, हनी है एंड लाइव स्टॉक है। इंक्रीमेंट इन लाइव स्टॉक, इंक्रीमेंट इन लाइव स्टॉक मतलब जब हमारा लाइव जैसे सेंसज, लाइव स्टॉक सेंसज हमारा 20 हुआ, 19 का डेटा है, 19-20 का डेटा है, जिसमें से अभी हम 22-23 चल रहे हैं। जैसे अभी हमने एस्टिमेशन किया 22-23 का, तो 22-23 में कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितने और बढ़ गए, उनके बेसिस पे, उनके प्राइस के बेसिस पे फिर उस सेक्टर का कर लेते हैं। तो ये रहा हमारे प्रोडक्शन में कवरअप का एरिया। अब प्राइस में प्राइसेज उन्हीं के ले लेते हैं। अभी आगे डिटेल में आएंगे कि क्या हमारे चैलेंजेज हैं। हमारी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती है, क्योंकि किसान होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, वो अगर उन्हें भैंस खरीदनी हुई तो 50,000 to 60,000 की भैंस आ रही है, उनके ऑल ऑफ सडन पैसा नहीं, तो वो बैंक जाकर के लोन लेते हैं, तो उस लोन पे उन्हें इंटरेस्ट भी पे करना होता है। कुछ लोग इसी का बिजनेस कर लेते हैं, तो उनके रिफ्यूजिंग आया है। तो हमारे जो एक्चुअल GVA निकलेगा वो GVO टोटल आउटपुट, जो आपने कैलकुलेट किया था कैसे, प्रोडक्शन इनटू प्राइस, टोटल प्रोडक्शन विद इन अ ईयर इन लाइव स्टॉक सेक्टर इनटू प्राइसेज, आपका आउटपुट आया। उस आउटपुट में आपने इनपुट माइनस किए। हम इनपुट देख लेते हैं, हमारे इनपुट क्या क्या होते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इनपुट लिए गए हैं कि मार्केट चार्जेज क्या रहे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे क्या चार्जेज हैं, और फीड फॉर लाइव स्टॉक, जो हम पशुओं को चारा खिलाते हैं या उनके लिए जो भी वो खर्च करते हैं, तो ये वैल्यू हम नहीं कैलकुलेट करते, हमें NSO प्रोवाइड करा देता है। तो ये हमारे इनपुट के पार्ट हुए। अब इस इनपुट में हम आगे आएंगे कि इन इनपुट को कैसे लेते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो ये इनपुट को हमने आउटपुट से माइनस कर दिया, लेकिन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, मतलब लोन पे आपने जो इंटरेस्ट पे किया या डिपॉजिट्स पे जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया, उन दो जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज उस बीच रहती हैं उनको भी माइनस करना होगा, तभी हमारा एक्चुअल GVA आएगा। फिर हमारा GVA का जो फार्मूला अब हो गया, GVO माइनस इनपुट माइनस फिजिम। अब GVA में जो हमारे कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का चर्चा की गई थी कि जब भी हम कोई जैसे मशीन खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं तो एक डेप्रिसिएशन होता रहता है, उसका ह्रास होता रहता है, मूल ह्रास जिसे हम बोलते हैं। तो उसको जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट वैल्यू एडिशन निकलता है, नेट वैल्यू एडेड। तो ये तो हमारा एक है कि हम एस्टीमेट कैसे करते हैं। तो अब डेटा पे आ जाते हैं। अब डेटा पे प्रोडक्शन का जो डेटा होता है वो हमें स्टेट देता है, स्टेट डिपार्टमेंट
आप लोग आए हुए हैं, आप हमसे बेटर जानते हैं। हो सकता है मैं कहीं गलती कर जाऊं तो आप लोग बताइएगा कि नहीं ये प्रोसेस नहीं है, क्योंकि मैं तो समझ के देखी हूँ, आप लोग करते हो तो आपको बेहतर नॉलेज है। तो ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन निकालने के लिए इनका इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे होता है जो एक साल में सीजन वाइज होता है। इन्होंने एक साल को फाइनेंशियल ईयर मार्च से फेब चलता है इनका फाइनेंशियल ईयर, जिसको इन्होंने 3 सीजन में डिवाइड कर रखा है। समर सीजन जो आपका मार्च से जून तक होता है, 38 जून तक। फिर उसके बाद रेनी सीजन आ जाता है 1 जुलाई टू 31 अक्टूबर। देन विंटर सीजन आपका 1 नवंबर टू 28 और 29 फेब। ये इस सीजनल बेसिस पे ये सिलेक्शन करते हैं। यील्ड ये क्वार्टरली मेजर करते हैं और प्राइस इनके मंथली होते हैं। तो ये डेटा पैरामीटर्स हैं। डेटा पॉइंट इनपुट्स के लिए अभी जो हम बात कर रहे थे कि जिसकी वैल्यू हमें एनएसओ के द्वारा मिल जाती है, लेकिन जो मार्केट चार्जेज होते हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा आईएसएस सर्वे के माध्यम से कैलकुलेट किए जाते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए 2013 का सर्वे, AIDIS सर्वे, 2019 सर्वे आ चुका है, लेकिन अभी हम उसे यूज नहीं कर रहे। क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि अभी हमारा बेस ईयर नहीं चेंज हुआ और हम ऐसे ही कोई चीज़ नहीं यूज कर सकते जब तक उसको इंक्लूड ना किया जाए मेथडोलॉजी में। तो 2013 के सर्वे के बेस पे, तो अभी आप सोचिए कि कितना पुराना सर्वे के बेस पे हम यूज कर रहे हैं। और मार्केट चार्जेज हमारा स्टेट डिपार्टमेंट दे देता है। फीड ऑफ लाइव स्टॉक के लिए भी एक सर्वे किया गया था, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च न्यू दिल्ली एंड नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च के द्वारा। उन्होंने मतलब एक बताया था कि फीड ऑफ लाइव स्टॉक पर एनिमल कंजप्शन निकाल के दिया था। उसी बेस ईयर एस्टीमेट को हम आगे मूव कर लेते हैं। अब प्रोडक्शन कैसे, जो आप लोग करते हैं, मतलब एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो करता है वो प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करता है। इनका एक मोबाइल एप्लीकेशन है, आपका इलिस करके सॉफ्टवेयर है। उसके बेसिस पे आप वो क्या कहते हैं कि सैंपल, मतलब इंटीग्रेटेड सर्वे में आप 2 तरीके का डेटा कलेक्ट करते हैं। यील्ड मेजरमेंट, एक डिटेल सर्वे यील्ड मेजरमेंट के लिए करते हैं, और एक पॉपुलेशन एस्टीमेट जो ओवर लाइव स्टॉक सेंसस, मतलब 19-20 में जो आपका सेंसस हो गया उसके ऊपर आपका कितना इंक्रीमेंट हुआ, अपडेट आज की डेट में पॉपुलेशन कितनी बढ़ी। इन मतलब इस सर्वे के बेसिस पे 2 करते हैं। तो इन पहले इन सैंपल साइज जो मैं गाइडलाइंस में आपकी पढ़ रही थी, उस गाइडलाइंस में मुझे दिखा कि ओवरऑल इंडिया 15% आपका सैंपल्स कलेक्शन है, जिसमें से 5% आप सैंपल लेते हो, यही है ना? डिपार्टमेंट से नहीं है क्या? चलिए, तो मतलब सैंपल का डिजाइन कैसा होता है। फॉर यूपी इन्होंने 90 विलेज और वार्ड लिए हुए हैं। उन 90 विलेज और वार्ड को 3 सीजन में इक्वली डिवाइड किया हुआ है, मतलब 30 विलेज और वार्ड वो हर एक सीजन में लेते हैं। और उनमें से ये 2 सैंपल सेट 8 विलेज और 2 वार्ड्स पर डिस्ट्रिक्ट ये हर सीजन में एस्टिमेट करते हैं। तो ये इनका एस्टिमेशन का टाइम है। टाइम हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि सीजन वाइज इनके 3 सीजन में डिवाइड होता है। फिर ये क्या करते हैं, फिर जब ये डिटेल सर्वे उसमें से करते हैं तो जो सैंपल विलेज और वार्ड सेलेक्ट करते हैं उसमें 12 हाउस होल्ड, 12 फैमिलीज ये मिल्क के प्रोडक्शन के लिए सेलेक्ट करते हैं, और 10 फैमिलीज एग और ऊल के लिए करते हैं। और मीट के लिए ये रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड जो स्लाटर्ड हाउस हैं उनसे वहाँ से वो कैप्चर कर लेते हैं। तो ये इनका प्रोडक्शन, उसके बाद सारा एग्रीगेट कर लेते हैं और इस तरीके से इनको राज्य का एक एवरेज यील्ड मिल जाता है। और यील्ड ये मतलब ब्रीड वाइज करते हैं, मतलब हर्ड वाइज करते हैं कि मतलब एक्जोटिक क्रॉस ब्रीड का कितना रहा, इंडिजिनस का कितना रहा, इस तरीके से ये यील्ड वो कर लेते हैं। सपोज दैट अभी आगे आएंगे कि 7 पॉइंट समथिंग एक्जोटिक का है और इंडिजिनस का 3 पॉइंट पर डे लीटर मिल्क का प्रोडक्शन है, तो उस तरीके से ये कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर
डेटा इनका तैयार हो जाता है। तो डेटा तैयार करने का क्या है कि मार्च से फरवरी तक इनका सर्वे चलता है। अप्रैल, हालांकि ये ऑनलाइन सर्वे है जो कि तुरंत भारत सरकार में जाता रहता है, लेकिन शायद ही ये शेयर नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं कि मतलब वो ये डेटा उसको निकाल ले। तो ये जो फाइनल करते हैं, फाइनल करके ये अप्रैल में भेज देते हैं। फिर इनकी एक कमेटी की बैठक होती है जो अक्टूबर के अराउंड होती है। तो जैसे अभी हमारा 22-23 चल रहा है, मतलब 22-23 खत्म हो गया है, तो 22-23 का डेटा इनका अक्टूबर में फाइनल होगा। तो अगर वो टाइमली बैठक हो जाती है तो हमारे जब क्विक एस्टीमेट बनते हैं तो हमारी फिगर एक्चुअल आ जाती है। अगर इनकी टाइमली बैठक नहीं हो पाती है तो वो हमें मतलब एक एस्टिमेटेड ही फिगर मिलती है। तो यहाँ पे एक कंसर्न ये भी है कि इस वर्कशॉप का कि जैसे आप अप्रैल में फाइनल कर देते हैं तो अक्टूबर आपका टाइम है, तो अक्टूबर तक फाइनल ही हो जाए तो मतलब इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से वो बेटर रहेगा कि जब हमारा क्विक आए तो वो एक एक्चुअल के लमसम आए। रिवाइज्ड क्विक में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपकी एस्टिमेशन जो हो वो ज़्यादा हो गई हो, तो क्विक एस्टिमेट हमारा ज़्यादा निकल के आए, और रिवाइज्ड क्विक जब हमें एक्चुअल डेटा मिले तो हमारा जीएसटीपी कम हो जाए, तो वो क्वेश्चनेबल हो जाता है कि एस्टिमेशन में क्या था। हालांकि तो यही कोशिश रहती है कि एस्टिमेशन नियर टू ट्रूथ, हालांकि है तो सब कुछ एस्टिमेशन के बेस पे ही, तो हम एक्यूरेट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ नियर टू ट्रूथ रहते हैं। तो ये फिर उसके बाद फाइनल हो करके जब इनकी मीटिंग हो जाती है तो वो डीएस को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये प्रोडक्शन का एक प्रोसेस है। तो ईल्ड मिल गई, ईल्ड को ब्रीड वाइज नंबर से मतलब जो उनके लाइव स्टॉक नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा टोटल प्रोडक्शन आ जाता है। अब आती है बात प्राइस की। यहाँ पे बहुत चैलेंजेज है ना, यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। हम लोगों ने बात भी की है कि हमें जो इनका प्राइस कलेक्शन का मेथड है वो मैनुअल है। ये मतलब डिस्ट्रिक्ट में 2-3 शॉप पे जा कर के प्राइस कलेक्ट कर लेते हैं, उसी के बेसिस पे अभी चल रहा है। तो प्राइस का क्या मेथड है, डेटा कलेक्शन बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ऑन वीकली बेसिस। मंथ में जितने भी वीक होते हैं वो हर वीक में डेटा कलेक्ट करते हैं। एंड प्राइस कलेक्टेड फॉर ऑल लाइव स्टॉक प्रोड्यूस एंड आल्सो फॉर डिफरेंट लाइव स्टॉक इनपुट। फॉर्डर का भी आप प्राइस कलेक्ट करते हैं। पानी दे दीजिएगा, सॉरी। तो यहाँ पे प्राइस डेटा इज कलेक्टेड, हाँ प्राइस डेटा इज कलेक्टेड बाय फील्ड ऑफिसर्स विदाउट फॉलोइंग एनी सिस्टमैटिक। जो मैंने अभी बताया कि जी नहीं है, गए किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी शॉप से लेकर के चले आए, फिर क्या है, फिर उसको एग्रीगेट कर दिए और वैलिडेट करके ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर उसी जो हमें रिक्वायरमेंट होती है डीएस को, उसको भेज दिया। अब हम लोग प्राइस यूज कैसे करते हैं, हम इनका भी डेटा लेते हैं और हमारे 24 डिस्ट्रिक्ट से डेटा कलेक्ट होता है इनके प्राइस कलेक्शन का। तो हम अपना भी डेटा जो हमारा मतलब डीएस करता है, दोनों का एक एवरेज प्राइस ले लेते हैं वेटेड लगा करके, उसी के बेसिस पे हम मतलब प्राइस का डेटा यूज करते हैं। तो अभी डेटा ट्रांसफ़र टाइमलाइन इनकी क्या है, ये सीजनली करते तो हैं, लेकिन ये हमें यील्ड और प्राइस का डेटा क्वार्टरली भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो इनका जो फर्स्ट क्वार्टर होता है, फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून, उसका डेटा हमें 31 जुलाई को इनको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेज देते हैं, और सेकेंड क्वार्टर का ये 30 अक्टूबर, एंड थर्ड क्वार्टर आपका 31 जनवरी, एंड फोर्थ क्वार्टर का 31 मई को भेज देते हैं। सेम ये प्राइस के साथ करते हैं। अब यहाँ पे प्राइस का थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि प्राइस में क्या दिक्कतें हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया कि ये ब्रीड वाइज प्रोडक्शन यील्ड मेजर करते हैं, तो लेकिन प्राइस में क्या करते हैं कि प्राइस जो हम लोग यूज करते हैं हम एवरेज ले लेते हैं। काऊ के मिल्क का प्राइस अलग होगा, बफेलो के मिल्क का प्राइस अलग होगा। अच्छा, यहाँ एक ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ हम प्रोड्यूसर प्राइस लेते हैं।
तो और गोट, कभी कभी तो जब डेंगू वगैरह बहुत हाई उस पर होता है तो 2000 रुपये लीटर भी बकरी का दूध मिलता है। तो यहाँ पे जो मतलब वैरायटी वाइज प्राइस कलेक्ट नहीं हो रहे हैं, उसकी नीड है। अभी हम लोगों ने मतलब अपनी डिमांड रखी भी है कि हमें वैरायटी वाइज प्राइस मिले, सो दैट कि हमारा एक्चुअल फिगर निकल के आए कि किस तरीके से। अभी वैरायटी वाइज प्राइस कलेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे हम मतलब इसको दूर किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ा नहीं है, जैसे आप इंटीग्रेटेड सर्वे कर ही रहे हैं, यील्ड आप मेजरमेंट कर रहे हैं, उसी तरीके से प्राइस भी कलेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि आपका सर्वे तो ऑलरेडी ही चल रहा है भाई। आपका मोबाइल एप्लीकेशंस भी है, उसी में प्राइस का भी कुछ मतलब ऐसा हो सकता है जो लोग कर रहे हैं वो ज़्यादा बेटर वे में अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे गुड प्रैक्टिसेज है, जैसे मैंने शुरुआत में दिखाया था फर्स्ट स्लाइड में कि यहाँ पे जो वॉल्यूम वाइज उत्तर प्रदेश हमारा 18-19 तक नंबर 1 पे था, लेकिन राइट नाउ वॉल्यूम वाइज राजस्थान ने वो प्लेस ले लिया है। तो अभी जो गुड प्रैक्टिसेज हम बताने जा रहे हैं ये CAGR के बेस पे कि कितनी ग्रोथ से हमारा आंध्र प्रदेश जैसा अब हाँ सर किसमें नहीं, सीप नहीं है सर, काऊ बफेलो और गोटी है। सीप तो नहीं है सर, सीप का नहीं है, ऐसा दिया नहीं गया है। एक सेकेंड, कैटल बफेलो और गोटी है सर, मतलब ये SNA की मेथडोलॉजी में ही ऐसा है। तो सीप के मिल्क का वो नहीं है, बाकी जगह पे हम ले रहे हैं जी। तो ये आंध्रा बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, वो अपने मल्टीपल IT इनिशिएटिव्स लिया है, जिसके थ्रू वो 15 लाख डेयरी और सीप को कैप्चरिंग कर रहा है, सीप फार्मर्स को कैप्चरिंग कर रहा है। तो इस तरीके के मॉडल लाने की ज़रूरत है। और इनका वैक्सीनेशन, मास वैक्सीनेशन वो है, जैसे कि रूरल एरिया में आज भी मतलब आप देखिएगा कि कभी कभी जैसे इसी बीच ये जो रेनी सीजन चलता है, मतलब मेरे नोन में ही कि ऑल ऑफ सडन तबीयत खराब हुई भैंस की, और जब तक डॉक्टर पहुंचता 2 घंटे में भैंस चली गई, तो उसका कितना नुकसान हो गया। 80,000 कीमत की भैंस थी और तुरंत चली गई। तो यहाँ पे जो हमारे पशु चिकित्सालय हैं, पशु क्लिनिक हैं, उनको मतलब नियरेस्ट होने की ज़रूरत है, और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन और बेहतर करने की ज़रूरत है। जैसे हो सकता है ये मेरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऐसा लगे कि उबेर हमने बुक किया और हमें 2 मिनट में ले लिया, तो ऐसे ही अगर वैसी व्यवस्था हो जाए डॉक्टर्स मतलब पशुओं के रिगार्डिंग, क्योंकि वो तो बेचारे बोल भी नहीं पाते हैं, हम लोग तो समझ भी नहीं पाते हैं है क्या, तब तक देखते ही देखते हमारे सामने वो निकल लेता है। तो इसकी बहुत ज़रूरत है कि हमारा अगर ये इंफ्रा डेवलप होगा, क्योंकि 6.4% कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो हमें उनके ध्यान देने की भी ज़रूरत है। ध्यान दे रहे हैं लेकिन थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जैसे स्टेट सपोर्टेड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड फर्टिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम आंध्रा का बहुत स्ट्रांग है, तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे ही तेलंगाना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा कर रहा है। सेम कर्नाटका मिल्क मीट एंड एग प्रोडक्शन बढ़ा है कर्नाटका में, उनका भी जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बेटर ब्रीड इन पोल्ट्री, और ये मतलब फीडिंग मतलब जो इनकी वो क्या कहते हैं फॉर्डर सिक्योरिटी एंड पोल्ट्री डेवलपमेंट पॉलिसी पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके की कुछ इनिशिएटिव, कुछ गुड प्रैक्टिसेज हैं जिनको हम लोग भी अपना सकते हैं, जिससे कि हमारा इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़े। तो ये हम आपको बता ही चुके हैं कि आपका जो मतलब आपका टाइमिंग है वो 31 जुलाई को फर्स्ट क्वार्टर कर देते हैं। प्रोडक्शन एंड प्राइस
शेयर हो जाते हैं और क्या कहते हैं 30 अक्टूबर को सेकेंड क्वार्टर का वो हो जाता है, तो 31 मई को आपका पूरा प्रोडक्शन प्राइस मतलब फोर्थ क्वार्टर का आपका हो जाता है। तो यहाँ जो कंप्रेहेंसिव इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे हो रहा है इसमें आपका मतलब प्राइस वैरायटी वाइज भी चीज़ें होनी चाहिए। यही करंट मेथोडोलॉजी आप क्लब कर देते हैं, काऊ, बफेलो एंड गोट के मिल्क ग्रुप को, तीनों को आप क्लब कर रहे हैं और इनका एवरेज प्राइस ले रहे हैं। इस पे हमें थोड़ा सोचना है क्योंकि इसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अगर हमें वैरायटी वाइज प्राइस मिलेगा तो ये बढ़ेगा, है ना। तो अभी जैसे मिल्क ग्रुप हमारा 2021-22 में हम 44.8 प्राइस ले रहे हैं एवरेज, तो अगर वैरायटी वाइज होगा तो अच्छा होगा। तो ऐसे ही कुछ मतलब जो मतलब एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट करता है, ये मतलब एक्जोटिक क्रॉस एक फिगर दिखाया गया कि पंजाब में एक्जोटिक क्रॉस ब्रीड का क्या यील्ड रही है और उत्तर प्रदेश में क्या रही है। उत्तर प्रदेश में 7.5 kg पर डे यील्ड है, जबकि पंजाब में 13.9 kg पर डे है। ऐसे ही इंडिजिनस काऊ का 3 किलोग्राम पर डे है, जबकि पंजाब में 8.9 किलोग्राम पर डे है। तो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो अभी पहले हमारी हार्ड बुक बना करती थी, अभी हमारा कोई हार्ड बुक नहीं बन रही है, तो अल्टरनेट मेथोडोलॉजी सजेस्ट की गई है कि हार्ड बुक विल कंटेन द लिस्ट ऑफ एनिमल्स दैट कम अप टू द स्टैंडर्ड्स लेड डाउन बाय द हर्ड रजिस्ट्रेशन रूल एंड रेगुलेशन। दीज स्टैंडर्ड रिलेट टू बॉडी कंफर्मेशन एंड milk production to encourage registration of allied animals. Breeders will be awarded, मतलब हमें उनको भी जो उस तरीके से, जैसे मुझे याद क्या मतलब मेरे मतलब यहाँ पर्सनल एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। मेरे ताऊ जी थे, तो उन्हें भैंसों का बड़ा शौक था और उनकी भैंस ने 2 साल लगातार नंबर 1 का अवार्ड जीता था। तो अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता होगा, क्योंकि तब से मुझे कभी नहीं, मतलब लोग बताते हैं कि तब ऐसा होता था, अब होता है। तो बताइए आप लोग, ऐसा होता है अभी भी? अच्छा, ओके, जी जी, हाँ। तो इस तरीके के तो लोग भी वो करेंगे ना, मतलब वो होंगे अच्छा इनकी भैंस को मिला, हम भी अपनी भैंस को खूब खिलाएंगे पिलाएंगे, अच्छे से रखेंगे। तो इस तरीके के एक इनिशिएटिव भी मतलब लगातार होते रहने चाहिए, क्योंकि अब नज़र में ज़्यादा नहीं आते। मतलब उस टाइम या तो ज़्यादा वो था जो भी है, मतलब अब हम लोगों को ये चीज़ें होती होंगी लेकिन दिखती कम है। जी, ओके। तो इस तरीके की इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस हो तो बताइए। इंश्योरेंस, देखो इंश्योरेंस से डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन तो उस तरीके से नहीं हो सकता, लेकिन इनडायरेक्टली तो बहुत बड़ा चीज़ है। लोग मोटिवेट होंगे उससे, लोग फिर डरेंगे नहीं। जैसे क्रॉप इंश्योरेंस होता है, जैसे हम ही लोग अपने लाइफ का इंश्योरेंस मतलब लेते हैं टर्म इंश्योरेंस, तो डायरेक्ट तो वो नहीं होता है। डायरेक्ट तो हमें उस समय इन्वेस्टमेंट ही लगता है, ये हमारा वो जा रहा है। लेकिन हाँ, इनडायरेक्ट वे में फाइनेंशियल उसमें तो वो जाएगा ही जाएगा भाई। इंश्योरेंस कहीं ना कहीं तो वो जा ही रहा है ना, तो कहीं ना कहीं तो होगा। और लाइफ मतलब ये लाइव स्टॉक इंश्योरेंस है, तो सर इसको प्रमोट कीजिए ना। लोग अवेयर ही नहीं है इन चीज़ों से। इवन आई एम नॉट अवेयर। जी 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 जी, फाइनेंशियल नहीं जाएगा। एंड में आप टैक्सेस वो करते हैं, सब्सिडीज घटाते हैं, तो वहाँ सब्सिडी जो जाती है इंश्योरेंस के लिए वो वहाँ पे एडजस्ट। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। मैं अपने नोट्स के लिए आपका पीपीटी ये है डेरी लाइफ स्टॉक, मैं अपने नोट्स के लिए जी जी बिल्कुल
नहीं क्या ये आप रखेंगे कनेक्ट करेंगे ठीक है सर ये डेली ओपन कर दे इसको Namaste everyone. Very good morning, respected sirs, ma'am. Thank you, ma'am, for showing how methodology can be corrected in our livestock sector. वो एक्चुअली बहुत ही एक पर्टिनेंट और इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि डेटा कैप्चरिंग अगर सही से नहीं हो जो एक्चुअली जीडीपी में जो रिफ्लेक्ट करता है that isn't accurate and that doesn't show the true picture of our production, our prices. तो जो market correction, market prices और production के बारे में जो आपने बोला that is one very important aspect. उसके अलग से मैं बात करना चाहूँगा तो Deloitte इस एक प्रोजेक्ट पे फोकस करे for the next 4 years यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुँचाने के लिए और उसमें मैं डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को देखता हूँ और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है जीडीपी की कंट्रीब्यूशन से और हम मतलब सारे हाउस होल्ड्स डेयरी टचेस ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड या तो फार्मर में प्रोडक्शन के साइड पे या हम कंजम्पशन के साइड से बहुत इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि हम भी दूध पनीर घी बहुत सारी चीज़ कंज्यूम करते हैं तो जो कॉस्टिंग्स है क्वालिटी है सो दिस इज ऑल pertinent or important to this sector. So apart from methodology I would like to touch on a few things. तो बस मैं पहले ही शुरुआत करना चाहूँगा ओवरव्यू से हमारे प्रोजेक्ट में तो कल हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात की बस थोड़ा अप्रोच के बारे में मैं बात करना चाहूँगा तो हमारे एग्रीकल्चर में हम क्रॉप्स हॉर्टिकल्चर ये पोल्ट्री फिशरी सबको देख रहे हैं और इसमें डेयरी में फोकस हम प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट के ऊपर देखेंगे कि जो हमारे गाय हैं भैंस हैं उसका जो मिल्क यील्ड है जो अभी 3.6 to 4 किलोग्राम्स पर डे है उसको कैसे बढ़ाया जाए अगर मैं पंजाब गुजरात राजस्थान में देखूं वहाँ पे प्रोडक्टिविटी इज ऑलमोस्ट मोर देन 7 किलोग्राम्स पर डे पंजाब में इट्स ऑलमोस्ट एंड हरियाणा में इट्स ऑलमोस्ट 9.6 to 9.2 किलोग्राम्स पर डे एंड दैट इज अ फैक्टर ऑफ मेनी रीजंस वहाँ पे चारा का डेफिसिट बहुत कम है वहाँ पे जो ब्रीड्स हैं जो एग्जॉटिक और क्रॉस ब्रीड्स हम कहलाते हैं वहाँ पे बेटर ब्रीड्स हैं वर्सेस यूपी तो जो अप्रोच है हमने लिया है हम थ्रू प्राइमरी रिसर्च डिपार्टमेंट से बात करके हमारी ACS सर APC सर और बहुत सारे डेटाबेसेस से हमने डेटा कलेक्ट किया है इनसाइट्स इंफॉर्मेशन गैदर किया है और वहाँ से हमने ये शॉर्टलिस्ट किया है कि ये जो दोनों अपॉर्चुनिटीज़ हैं मिल्क यील्ड और मिल्क प्रोसेसिंग बढ़ाने का वो सबसे इम्पैक्टफुल चीज़ें होंगे इस सेक्टर में तो ओवर द नेक्स्ट 4 years आवर गोल इज कि प्रोडक्टिविटी हमको अराउंड 4 किलोग्राम्स पर डे को अराउंड 5.2 to 5.5 किलोग्राम्स पर डे पहुंचाना है और प्रोसेसिंग में हमारे डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हैं हमारा टारगेट ये है कि हम हमारे जो प्रोसेसिंग लेवल्स है अभी बस 10% है इसका मतलब ये है जो हमारा मार्केटेबल सरप्लस है अभी स्टेट में जो किसान मार्केट में बेचते हैं उसका सिर्फ 10% अभी प्रोसेस हो रहा है टारगेट ये है कि ओवर द नेक्स्ट 4 years कि हम उसको 25% तक लेके जाए और इसमें मैं अभी टच करना चाहूँगा कि हमने क्या क्या काम किया है तो ये है हमारे फ्यू इनिशिएटिव्स ब्रेकिंग अप मिल्क यील्ड इम्प्रूवमेंट और प्रोसेसिंग में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स प्रोडक्टिविटी में हम देखते हैं और दिस इज एप्लीकेबल चारा हरा चारा और सूखा चारा ग्रीन फॉडर ड्राई फॉडर और इसमें अगर मैं ये बताऊं अभी करंट स्टेटस इन यूपी हरे चारा का डेफिसिट इज अराउंड 44% ड्राई फॉडर डेफिसिट इज अराउंड 21% and this is a very important thing when it affects productivity. We are working towards creating a fodder security policy in the state to actually see how we can incentivize fodder production. अभी क्या हो रहा है कि जो किसान है वो डेयरी फार्मिंग को एक साइड ऑक्यूपेशन की तरह से देखते हैं और या तो वो खुद के लिए दूध
खुद के लिए दूध प्रोड्यूस करते हैं अपने घर के लिए, या सिर्फ बहुत सारे छोटे घर हैं जो एक्चुअली कमर्शियली प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि वो डेयरी को अपना एक प्रॉपर इनकम के अप्रोच से देखते नहीं है। तो फॉडर सिक्योरिटी पॉलिसी एक ऐसी चीज होगी जो सब्सिडाइज्ड फॉडर सीड्स को देखेंगे, हम मॉडल फॉडर फार्म्स बनाएंगे जिससे ट्रेनिंग हो सके सारे किसानों को अक्रॉस द स्टेट कि इंटरक्रॉपिंग के थ्रू, नेपियर ग्रास के थ्रू और नए वैरायटीज के साथ, जो जैसे इंस्टीट्यूट जैसे IGFR आई है झांसी में, जो वो नए वैरायटीज के साथ आते हैं, उसको कैसे हम सिस्टम में लाया जाए, और जो हमारे पैस्चर लैंड्स है उसको कैसे रिकब्जा किया जाए। अभी पैस्चर लैंड्स का स्थिति हम जब डिपार्टमेंट के साथ बात करते हैं वो बोलते हैं कि अभी उनका जो यूज हो रहा है अभी वो विदाउट पैस्चर के अलावा सब लोग यूज कर रहे हैं अभी, लाइक नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेजिंग। So how to bring that under the animal husbandry department is going to be a goal, and we are looking to work with the land and revenue department कि उस sorry काम कर सकते हैं ताकि ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में लाया जाए। सेकंड है AI स्ट्रैटेजी। सो वन इज कि हमने हेल्थ और न्यूट्रिशन को देख लिया फॉडर, फीड एंड फॉडर में। AI स्ट्रैटेजी मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन स्ट्रैटेजी और ब्रीड इंप्रूवमेंट प्लान। हाउ डू वी इंप्रूव द ब्रीड कॉम्पोजिशन हमारे स्टेट में। यहाँ पे नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल्स मतलब जो ब्रीड्स जो आइडेंटिफाई नहीं कर सके, वो बहुत मेजर परसेंटेज फॉर्म होता है हमारे पूरे ब्रीड कॉम्पोजिशन में, और उनका जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज अराउंड 2 to 2.5 kilograms per day. How do we improve the breeds into crossbred or indigenous breeds? वो हम एक ब्रीड इम्प्रूवमेंट मिशन के दौर पे हम लॉन्च करेंगे। थर्ड पार्टी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे NGOs जैसे BEF और JK ट्रस्ट वो भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जाते हैं, तो हम उनको भी इन्वॉल्व करेंगे ताकि जो रिमोट जगह है जहाँ पे डिपार्टमेंट पहुंच नहीं सके वो वहाँ पे हमारी सपोर्ट किया जाए। वहाँ पे उसमें हम ब्रीडर ऑर्गेनाइजेशंस को ब्रीडर सोसाइटीज कहलाते हैं। हमने ये देखा है उड़ीसा में, गुजरात में, ये ब्रीडर सोसाइटीज बहुत एक्चुअली हेल्पफुल है कंजर्वेशन और प्रोपगेशन के लिए जब इंडिजिनस ब्रीड्स के लिए आते हैं। और सेक्स सीमेन प्रोडक्शन, अभी सेक्स सीमेन प्रोडक्शन एक नए फैसिलिटी में खुलने वाला है एक्चुअली ओवर द नेक्स्ट 6 months। सेक्स सीमेन प्रोडक्शन ऐसी चीज है जो जिससे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो कंसेप्शन रेट है वो 90% तक पहुंचा जाएगी। इंपोर्ट ऑफ हाई यील्डिंग ब्रीड्स, अभी एक GOB लॉन्च हुआ है, सर कह रहे थे नंद बाबा दूध मिशन में। इसमें इंपोर्ट ऑफ हाई यील्डिंग ब्रीड्स दूसरे स्टेट से, पंजाब, गुजरात, ऐसी ब्रीड्स साहिवाल, गिर, थापरकर, हरियाणा, जिससे दूध की जो प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है, उसको हम कैसे सिस्टम में इंडक्ट किया जाए यूपी में, हम उसका प्लान कर रहे हैं अभी डिपार्टमेंट के साथ। और उसका GOB अभी 1.5 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है, तो हम उसके ऊपर वी आर वर्किंग। सेकेंड इज डिपार्टमेंट टू फार्मर लेवल ट्रेनिंग्स। तो अभी एनिमल हस्बेंड्री में अभी कोई एक्चुअली द चैलेंजेस कि वहाँ पे कोई बजट नहीं है एनिमल हस्बेंड्री ट्रेनिंग में। और ट्रेनिंग में सिर्फ डिपार्टमेंट वाले के लिए नहीं कह रहा, वेटरनरी ऑफिस के लिए नहीं, फार्मर्स के लिए भी। जैसे अगर हमको क्लीन मिल्क प्रोडक्शन में जाना हो, चारा कैसे उगा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हीट डिटेक्शन कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब किया जा सकता है, कब करना चाहिए, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, बहुत सारी चीजें जो एक्चुअली प्रोडक्टिविटी और गाय की जो मिल्क प्रोडक्शन और पोटेंशियल जो है जो अफेक्ट किया जाता है, बहुत सारे किसानों को पता नहीं होता इस नॉलेज के बारे में, और किसानी को नहीं, डिपार्टमेंट वाले को भी जो ग्राउंड लेवल पे रहते हैं। सो उसका बजट वी आर वर्किंग ऑन विद द डिपार्टमेंट कि उसका बजट एनिमल हस्बेंड्री स्पेसिफिकली कि कैसे बन सके। क्रेडिट फ्लो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी 20 मिनट पहले वी वर टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस, एंड इंश्योरेंस ऐसी चीज है जो रिस्क मैनेजमेंट के नीचे आ जाता है। तो सर आंसर योर क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक NLM स्कीम करके एक है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, उसमें सिर्फ हाई प्रोडक्टिविटी ब्रीड्स को कवर किया जाता है। दैट इज ओनली प्रॉब्ली 1 to 2% ऑफ आवर पॉपुलेशन विद इन यूपी। इट डजंट कवर
हमारे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं, जो एक्चुअली 86% ऑफ फार्मर्स की जो पॉपुलेशन है वो स्मॉल एंड मार्जिनल है, उनके पास एक्चुअली ये सारे ब्रीड्स है ही नहीं हाई प्रोडक्टिविटी वाले। और अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरह से देखूं, एंटरप्रेन्योरशिप में दो चीजें हैं, या तो कोई एंटर करता है, और जब वो एंटर करता है अगर उसको इन्वेस्ट करना हो एंटरप्रेन्योरशिप में, ये बहुत सारी रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स हैं जो एक्चुअली सपोर्ट की करते हैं इन लोगों को। तो वी आर वर्किंग विद डिपार्टमेंट की लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस में हम कैसे वो बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली पंजाब, गुजरात, केरला, ये बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने एक्चुअली लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स खुद लॉन्च किए हैं LLM की साइट पे। सो दे आर वर्किंग ऑन दीज स्कीम्स एंड वी आर वर्किंग विद डिपार्टमेंट टू डू दैट। देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट कंपनीज, बहुत सारे स्टार्टअप्स आए हैं जो एक्चुअली इनमें आए हैं। और एक्चुअली ये जो है ये हीट इंडेक्स्ड इंश्योरेंस है। इसका मतलब ये, मैम ने बोला होगा कि 3 सीजन है जब लाइफ स्टॉक की प्रोडक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, समर, विंटर और ऑटम। समर के जो मंथ्स हैं वो सबसे कम होता है प्रोडक्शन में, और उन मंथ्स में फिर लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस का बहुत प्ले होता है ताकि वो फार्मर्स को इनकम के दौर पे सपोर्ट किया जाए। सो क्रेडिट हम ऐसे चीज पे काम कर रहे हैं। और ऑलरेडी नंद बाबा दूध मिशन में सर बात कर रहे थे कि प्रोग्रेसिव फार्मर्स को कैसे अवॉर्ड किया जाए, उसमें ऑलरेडी लॉन्च किया है। तो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स क्रेडिट ऑलरेडी, हाउ टू प्रोपेगेट दैट। ये बात थी प्रोडक्टिविटी के ऊपर। अभी प्रोसेसिंग पे मैं पहुंचता हूँ। हाँ, प्रोसेसिंग पे हमारा गोल, जैसे मैं कह रहा था, वो 25% तक पहुंचने के लिए है ओवर द नेक्स्ट 4 years। तो नवंबर ऑफ 2022 हमने ऑलरेडी डिपार्टमेंट के साथ डेयरी डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की थी। और दिस इज, हमारा गोल है कि ओवर द नेक्स्ट 5 years कि हम इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 करोड़ अट्रैक्ट किया जाए। एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। हम ऑलरेडी इन्वेस्टर्स के साथ बात कर रहे हैं, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, कंसल्टेशंस बहुत सारे किए हैं ताकि हम उनको इन्फॉर्म करें कि ये पॉलिसी है, आप अवेल कर सकते हैं। और हम ये भी समझना चाहते हैं कि उनका चैलेंजेस क्या है अभी फैक्ट्री सेटअप करने में, यूनिट सेटअप करने में। तो डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज वर्किंग वेरी स्ट्रांगली ऑन दैट। उसके अलग से, पॉलिसी के अलग से हमको ये भी आइडिया आया कि अगर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना हो, देयर शुड बी अ वेरी टारगेटेड अप्रोच एंड मैन पावर विद इन द डिपार्टमेंट। तो हम एक इन्वेस्टमेंट सेल पे भी हम काम करें डिपार्टमेंट के साथ, जिसके साथ 2-3 लोग डिपार्टमेंट में सिर्फ इन्वेस्टर अट्रैक्शन और फैसिलिटेशन के ऊपर ही काम करेंगे, ताकि कोई भी स्कीम, एप्लीकेशन प्रोसेस, अभी कोई अप्रूवल प्रोसेस भी चाहिए हो दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ, ये 2-3 जो लोग होंगे डिपार्टमेंट में, ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए ही बैठे रहेंगे। तो दिस वुड एक्चुअली अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, और दिस इज ऑल्सो टू मेक यूपी अ इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट from a dairy point of view. So that is one of the goals. Another big target, everyone, is also dairy complexes. ये हमने ये concept पढ़ा है पंजाब, हरियाणा, गुजरात से, जहाँ पे लाइफ स्टॉक को सेंटर में रख के एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है, जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन एक कमर्शियल तरीके से हो रहा है, जहाँ पे फार्मर्स, किसान 50 से 100 से 200 मिल्क एनिमल्स को रखते हैं, और बहुत सारे किसान आते हैं उस 20 से 100 एकड़ के लैंड पे। वहाँ पे प्रोसेसिंग भी होती है, वहाँ पे बायोगैस प्लांट भी होती है। और हमने पढ़ा कि बहुत काफ़ी सक्सेसफुल है अभी पंजाब, हरियाणा, गुजरात में। पंजाब में 2 जगह भी हैं एक्चुअली जहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। तो हमने ACS सर के साथ ये एक्चुअली डिस्कस भी किया है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई भी किया है जहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता है यूपी में। और अभी हम एक्चुअली एक स्टडी करेंगे पंजाब और हरियाणा में ये समझने के लिए कि उनके ऑपरेशंस कैसे हैं, ताकि हम वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूपी में हम ला सके। तो दिस इज ऑन प्रोसेसिंग फ्रंट। और लास्ट इज ऑन डेयरी टेक्नोलॉजी। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं डेयरी के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, जो पूरे सप्लाई चेन, पूरे वैल्यू चेन में सपोर्ट करता है, राइट फ्रॉम प्रोडक्शन टू प्रोसेसिंग। अगर मैं कोल्ड चेन में देखूं, स्मार्ट कोल्ड चेन होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी, बहुत सारे एम्बेडेड होते हैं कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी। अगर मैं प्रोडक्शन के साइड पे देखूं, फ्रॉम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे ऐसे भी RFID टैग्स होते हैं
जो डिटेक्ट करता है कि कब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना चाहिए, हीट डिटेक्शन हम कहलाते हैं एआई में। और वहाँ पे ये पल्स रेट के साथ, हार्ट रेट के साथ, ब्लड प्रेशर के साथ वो ये भी डिटेक्ट करते हैं। जैसे हमारे स्मार्ट वॉचेस होते हैं ह्यूमंस के लिए, ऐसे लाइफ स्टॉक के लिए भी टेक्नोलॉजी आ रही है। तो हम वो देखें कि हम कैसे डिपार्टमेंट के साथ काम करके और इसका फील्ड का पे इम्प्लीमेंटेशन पायलट्स के थ्रू या एफपीओज के थ्रू या सोसाइटीज के थ्रू कैसे हम इम्प्लीमेंट किया जा सकते हैं। सो दैट इज द प्लान ओवर द नेक्स्ट 4 years. Yeah, thank you very much. If you have any questions. रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा सर, रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। तो देखिए, आई एम कोऑर्डिनेटिंग विद एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, क्योंकि ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के लिए इट वाज मोर इम्पॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ डेयरिंग, इट वाज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर, क्योंकि डेयरिंग का काम शुरू होता है एनिमल हस्बेंड्री के काम के बाद। तो आई एम कोऑर्डिनेटिंग विद देम, और अगर वो लोग आ जाते हैं टाइमली तो हो सकता है फिर इसको रिपीट, एक जो प्रेजेंटेशन क्रिएट का वाला था, ट्राई टू रिपीट इट, क्योंकि एक्चुअली प्रोडक्शन एनिमल हस्बेंड्री में जो मिल्क प्रोडक्शन है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, और जो प्रोसेसिंग वाला काम है वो हमारा सेकेंडरी में जाता है, फूड प्रोसेसिंग में। तो सेकेंडरी जो डेयरी वाला काम है, डेयरी डिपार्टमेंट का जो काम है वो हमारा फूड प्रोसेसिंग में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। प्राइमरी बट दे आर लिंक्ड, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी की बेसिस पर एनिमल हस्बेंड्री की बेसिस पर डेयरी अपना काम करता है। हालांकि डेयरी में केवल मिल्क प्रोसेसिंग है, एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल हस्बेंड्री मीन्स मिल्क प्रोडक्शन, देन मीट प्रोडक्शन एंड पोल्ट्री, ऑल द 3 आर इंक्लूडेड। लेकिन जो डेयरी में है वो केवल मिल्क प्रोसेसिंग है। अब ऑब्जेक्टिव जो मेन है प्राइमरी सेक्टर में अगर देखना चाहें तो प्राइमरी सेक्टर में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, और मिल्क प्रोडक्शन की एक्चुअल जो मिल्क प्रोडक्शन है एवरेज यील्ड पर कैटल, वो एक मैकेनिज्म आज के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो यूज करने में सैंपल सर्वे करते हैं, उस बेसिस पर सैंपल सर्वे की बेसिस पर जो मिल्क प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी जो कैप्चर करते हैं, क्योंकि जो अब एक्चुअल अगर प्रोडक्शन देखना चाहेंगे कितना प्रोडक्शन हुआ सेंसस बेसिस पर, वो पॉसिबल नहीं है। उसकी बजाय जो हमारी कैटल सेंसस हुई है 2019 की, उसकी बेसिस पर जो कैटल पॉपुलेशन हमारी आई है और प्रोडक्टिविटी लेते हैं, प्रोडक्टिविटी पर कैटल, वो जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट अपने एक सैंपल सर्वे की बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स के कैटल की जो प्रोडक्टिविटी देते हैं, तो वो प्रोडक्टिविटी इनटू नंबर ऑफ कैटल जो हमारी पॉपुलेशन सेंसस है, इनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्शन निकाल लेते हैं। और जो प्राइसिंग है, जो हमको प्राइस मिलता है, तो प्रोडक्शन इनटू प्राइस, तो हमारी वैल्यू आ जाती है, टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस। तो हमारा टोटल मिल्क प्रोडक्शन कितना हुआ स्टेट में। उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्टर पर जो डेयरिंग का काम आया वो वैल्यू एडिशन है। आपकी मिल्क प्रोडक्शन इसके जो हुआ उस पर वैल्यू एडिशन करके आपने कितना उसकी वैल्यू इंक्रीज की, वो सेकेंडरी सेक्टर को प्रोसेसिंग में आया। वो सेकेंडरी वीडियो बन रहा है, तो वीडियो से डेयरिंग का काम जो है वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड होता है, और मिल्क प्रोडक्शन का काम वो हमारा प्राइमरी सेक्टर में जाता है। तो अभी जो सेशन था वो मेनली मिल्क प्रोडक्शन के बारे में था, मीट प्रोडक्शन और पोल्ट्री प्रोडक्शन। अनफॉर्चुनेटली डिपार्टमेंट मिस्ड इट, तो होपिंग दैट दे विल बी हियर सून। तो डेयरी डेवलपमेंट का काम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में था। प्राइमरी भी है केसेस, क्योंकि हम लोग प्रोड्यूसर से भी कॉन्टैक्ट रखते हैं। हमारे पास पूरे स्टेट में जो प्रोड्यूसर से जिसे भी लगातार 2 बार मिलते हैं, सबसे बड़ा काम है सुबह शाम मिलते हैं और अपना उसको प्रोडक्शन में
तो सीधे फार्मर से ही है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन आपका प्रोडक्शन से मतलब, तो देखिए प्रोडक्शन अगर हमको इंक्रीज करना है, आप जो डेयरी डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर सकता। वो ब्रीड इंप्रूवमेंट कैसे होगा, चारा फीड को कौन सा देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, फिर उसकी हेल्थ मैनेजमेंट जो है वो भी हमारे पास, वो भी आपके पास, वो सब एनिमल है। तो प्रोडक्शन जो प्राइमरी सेक्टर का जो काम है, प्रोडक्शन का जो काम है, मिल्क प्रोडक्शन का, वो पूरा का पूरा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद मिल्क कलेक्शन, आपका मेन ऑब्जेक्टिव, आपका जो काम शुरू होता है मीन्स चिलिंग से, चिलिंग एंड प्रोसेसिंग। लेकिन चिलिंग के लिए आपको कलेक्शन वो एक इंटीग्रल पार्ट हो जाता है, ठीक है। सो दैट वे प्रोसेसिंग, जो मिल्क प्रोसेसिंग है वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है, और डेयरिंग का जो एनिमल हस्बेंड्री का काम है उसमें तीन चीज़ें हैं मिल्क प्रोडक्शन, जैसे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मिल्क प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन एंड पोल्ट्री, ठीक है। तो अगर आ जाते हैं, विल रिपीट इट, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी जहाँ पर है, जो प्रॉब्लम एरिया है वो मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करने की है। जैसा कि पहले था कि यूपी वाज नंबर 1, अब जैसा भी प्रियंका ने बताया कि राजस्थान हैज़ टेकन ओवर, दो राजस्थान इज ए स्मॉलर स्टेट एज कंपेयर टू यूपी, और हमारे यहाँ भी जो पॉपुलेशन, अगर स्मॉलर स्टेट इन कंपैरिजन, अगर एरिया है लेकिन उनका ज़्यादातर एरिया डेजर्ट्स में है, हमारे यहाँ जो एरिया है वो हम एनिमल कैटल पॉपुलेशन के हिसाब से अगर सोचें तो कैटल पॉपुलेशन के हिसाब से आवर स्टेट इज लार्जर, है ना। तो सबसे ज़्यादा कैटल सेंसस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैटल सेंसस के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर ऑफ कैटल, नंबर ऑफ जो बफेलो और काउ, उसकी पॉपुलेशन कैटल सेंसस के हिसाब से और स्टेट इज लार्जर देन राजस्थान। लेकिन फिर भी, और उनका दूसरी चीज़, वी आर ग्रीनर देन राजस्थान इन फॉर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे यहाँ वो एटमॉस्फेयर है, हाँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, दैट मीन, और हो सकता है वो रियलिटी में भी हो, और जो हम लोग कैप्चर कर रहे हैं डेटा, उसमें कहीं हम लोग मिस कर रहे हैं। जो डेटा मेन ऑब्जेक्टिव, हम लोगों की जो वर्कशॉप का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, और जो एम्फेसिस दी जा रही है लगातार शासन की तरफ से भी, वो ये है कि जो डेटा, जो रियलिटी है वो एटलीस्ट कैप्चर होनी चाहिए। रियल प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कहीं हम ऐसा तो नहीं है कहीं कुछ मिस कर रहे हो। प्रोडक्टिविटी में कैटल सेंसस हो गई, उसको तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, कैटल सेंसस भी नंबर ऑफ कैटल तो होगा, लेकिन जहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन पर कैटल है कहीं उसमें दिक्कत तो नहीं है। अब दूसरी चीज़, जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, मिल्क प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं केवल 10%, ओनली 10% इज प्रोसेस्ड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, 10% ही, और वो भी 10% प्रोसेस वाली को भी बहुत पुरानी एक स्टडी है, उसकी बेसिस पर, क्यों प्रियंका कब की स्टडी है जिसकी बेसिस 10% मानते हैं? जो प्रोसेसिंग का, जो कॉर्पोरेट, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोसेसिंग हो रही है वो 10% मानते हैं, बाकी 90% इज नॉट प्रोसेस्ड। कब की पुरानी है, सो एटलीस्ट 20 साल पुरानी हमारी एक स्टडी है, उसकी बेसिस पर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि केवल 10%, ओनली 10% ऑफ द मिल्क प्रोड्यूस इज प्रोसेस्ड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितना हो रहा है, मीन्स वैल्यू एडिशन जो हो रहा है, या सेकेंडरी सेक्टर में जो कंट्रीब्यूट हो रहा है वो केवल 10%, बाकी 90%। अच्छा, दूसरा एक और पुरानी स्टडी है, उसकी बेसिस पर यह है कि 60%, 45%, 55% इज डोमेस्टिक कंजम्पशन और 45% इज मार्केटेबल सरप्लस। तो मार्केटेबल सरप्लस केवल 45% है, 55% होम कंजम्पशन है, वो भी एक पुरानी
कोई स्टडी है उसकी बेसिस पर अभी चला आ रहा है, वो भी 20-25 साल पुरानी स्टडी है, वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, हम उसी नॉर्म को लेके आज भी चल रहे हैं। और हो सकता है उसकी वजह बेसिस पर हमारा जो एस्टिमेशन है वो अंडर एस्टिमेशन हो रहा हो, जो रियल प्रोसेसिंग का जो एस्टिमेशन है वो हो सकता है कम हो रहा हो, रियलिटी कहीं ज़्यादा हो सकता है वो 20-25 साल में वो चेंज हो गया हो, कुछ सिनेरियो चेंज हुआ हो, तो 55-45% का जो रेशियो है वो कहीं चेंज हुआ हो। तो सेंसिटाइज ये करना है कि स्टेट इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें, जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं या जो बेसिस लेके चल रहे हैं, उसके वो नॉर्म्स वेदर दे आर करेक्ट और नॉट, उसको हम लोगों को वो डेटा कैप्चरिंग को फिर से हमको रियलिटी के पॉइंट ऑफ, जो रियलिटी ऑन ग्राउंड है उसको फिर से हमको रीएस्टैब्लिश करना है। और इसी के लिए हम लोग कुछ स्टडीज़ भी अंडर दिस वी हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी थ्रू दिस SSS स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, तो कुछ हम लोगों ने स्टडीज़ भी इसी के लिए 2 स्टडीज हम लोगों ने इसकी डेयरी डिपार्टमेंट की ली है और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की 2 स्टडीज़ ली हैं, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री स्पेसिफाइज मिल्क प्रोडक्शन एंड प्राइसेस, वो भी एक स्टडी ली है, और डेयरी डेवलपमेंट की प्रोसेसिंग कैपेसिटी बोथ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। हो सकता है बहुत सारे प्राइवेट डेयरी वाले हैं, वो जैसे आपका है, आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में 10% है, बाकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो अगर 45% आता है मार्केटेबल सरप्लस है, उस 45 में 10% आपका, बाकी 35% कहाँ प्रोसेसिंग हो रही है, वो भी कहीं मार्केटेबल सरप्लस अगर है तो वो मार्केटेबल सरप्लस भी कहीं ना कहीं प्रोसेस हो रहा होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कहीं प्रोसेसिंग उसकी हो रही होगी, और उसमें वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है, वो वैल्यू एडिशन कैप्चर करना। हम तो केवल जो 10% हो रहा है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, हमारे पास तो वही केवल वही डेटा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसीलिए वो स्टडी हम लोगों ने प्रपोज की है कि मिल्क प्रोसेसिंग कितनी और कहाँ हो रही है और उससे वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है, वो भी हमको कैप्चर करने को मिले। वो भी अगर आए हमारे एस्टीमेट में